किताबें करती हैं बातें। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत इन दिनों आप सुन रहे हैं भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखी पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की दूसरी पुस्तिका पूंजीवादी समाज की ऑडियो रिकॉर्डिंग। लीजिए सुनिए इस पुस्तिका की 6वीं कड़ी, साम्राज्यवाद और युद्ध। यो तो लड़ाइयां जब से समाज श्रेणियों में बटा है तभी से होती आई हैं। पहले कबीलों की लड़ाइयां होती थीं, फिर गुलाम पकड़ने के लिए होने लगी। सामंतवादी युग में एक सामंत या राजा दूसरे की जागीर या रियासत पर दखल करने के लिए लड़ाइयां करता था। पूंजीवाद के आरंभ के दिनों से पूंजीवादी देश पिछड़े देशों को जीतकर उन्हें अपना उपनिवेश बनाने के लिए लड़ाइयां करते थे। आरंभ में इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड आदि देशों ने पिछड़े देशों पर इस तरह की ही लड़ाइयां लादी। भारतवर्ष भी इस तरह की लड़ाइयों का शिकार होकर अंग्रेजों का गुलाम बन गया था। जिस देश के खिलाफ पूंजीवादी देश इस तरह की लड़ाई का ऐलान करते थे, उसकी जनता पर इससे परेशानियों और मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता था। लेकिन वे आज की लड़ाइयों की तरह विश्वव्यापी नहीं होती थी। वे अधिकतर स्थानीय क्षेत्र में ही लड़ी जाती थी, अर्थात जिस पिछड़े देश के खिलाफ लड़ाई होती थी उसके अलावा बाकी दुनिया उसमें नहीं पड़ती थी। बहुत हुआ तो 2-4 और शरीक हो गए। कहने का मतलब ये है कि इन लड़ाइयों का स्वरूप अधिकतर स्थानीय होता था। वे एक दायरे के बाहर नहीं जाती थी। विश्वव्यापी लड़ाइयां अर्थात ऐसी लड़ाइयां जिनमें किसी न किसी शक्ल से सारी दुनिया खिंच जाए, जैसे सन 1914 से 1917 की लड़ाई या 1939 से 1945 की लड़ाई साम्राज्यवादी युग की विशेषता है। विश्वव्यापी लड़ाइयों के बगैर साम्राज्यवादियों का काम चल ही नहीं सकता। साम्राज्यवादी या इजारेदार पूंजीपति लड़ाइयां क्यों छेड़ते रहते हैं, इसे भी समझ लेना चाहिए। हम पहले बता चुके हैं कि शुरू में कुछ आगे बढ़े हुए पूंजीवादी देशों ने दुनिया को उपनिवेशों और अर्ध उपनिवेशों की शक्ल में आपस में बांट लिया था। 19वीं सदी के आखिरी तक ये बंटवारा पूरा हो चुका था। इस बंटवारे में जो पूंजीवादी देश आर्थिक और राजनीतिक निगाह से जितना ताकतवर था, उसी हिसाब से उसके हाथ उपनिवेश भी आए थे। लेकिन जैसे देश के अंदर आपस की होड़ में कल का आगे बढ़ा हुआ पूंजीपति आज पिछड़ जाता है और नए पूंजीपति पुराने के मुकाबले खड़े होकर आगे निकल जाते हैं, उसी तरह और उन्हीं कारणों से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी कल के पिछड़े देश अपने से आगे बढ़े हुए देशों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। इस नियम को पूंजीवाद के अनियमित और असमान विकास का नियम कहते हैं। एक समय था जब औद्योगिक विकास के ख्याल से जर्मनी के मुकाबले इंग्लैंड काफी आगे बढ़ा हुआ देश था। जर्मनी में बड़े पैमाने पर उद्योग धंधों का विकास देर में शुरू हुआ, लेकिन जर्मनी को इंग्लैंड के तजुर्बों से फायदा उठाने का मौका मिला। इसलिए वहां पूंजीवाद की उन्नति बहुत तेजी के साथ हुई और इंग्लैंड को पीछे छोड़कर वो आगे निकल गया। तब उसे अपना माल बेचने के लिए उपनिवेशों की जरूरत पड़ी, लेकिन दुनिया का बंटवारा तो पहले ही हो चुका था और राजी खुशी कोई अपना उपनिवेश छोड़ने को तैयार न था। उसका परिणाम हुआ 1914 से 1917 की लड़ाई। 1914 से 1917 की मारकाट और तबाही से लड़ाई का अंत नहीं हुआ और न ही उससे कोई मसला हल हुआ, क्योंकि पूंजीवादी देशों का असमान विकास तो चलता ही रहा। हाँ, परिस्थितियां जरूर बदल गईं। अब एक तरफ तो सोवियत रूस में मजदूर क्रांति की सफलता और समाजवाद की विजय के कारण दुनिया में साम्राज्यवाद कमजोर पड़ गया। दुनिया का तिहाई भाग उसके चंगुल से बाहर हो गया। दूसरी तरफ हारे हुए देशों के इजारेदारों ने समाजवाद की जीत और मजदूरों के बढ़ते हुए कदमों को रोकने और खोए हुए उपनिवेशों को फिर से पाने के लिए फासिज्म की शरण ली। फासिज्म इजारेदार पूंजीवाद की नंगी आतंकपूर्ण तानाशाही है। फासिस्ट ताकतों ने 2 उद्देश्यों को सामने रखकर फिर लड़ाई की तैयारी शुरू की। एक तरफ वे साम्राज्यवादी दुनिया में फिर से अपना पुराना स्थान पाना चाहते थे और सन 1914 से 17 की लड़ाई में जीते हुए देशों के उपनिवेशों और उनके बाजारों पर कब्जा करने के साथ साथ उन देशों को अपना उपनिवेश बना लेना चाहते थे। दूसरी तरफ वे दुनिया की पहली समाजवादी ताकत अर्थात सोवियत रूस को खत्म करना चाहते थे।
इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने दूसरे महायुद्ध का श्री गणेश किया, लेकिन फासिस्टों को इसमें मुंह की खानी पड़ी। सोवियत संघ के नेतृत्व में सोवियत रूस और गैर फासिस्ट देशों की जनता के मजबूत एका ने इस महान स्वाधीनता संग्राम यानी दूसरे महायुद्ध में फासिस्टों के नापाक इरादों को चकनाचूर कर दिया। फासिज्म के खिलाफ आजादी की लड़ाई में जीत का नतीजा ये हुआ कि सोवियत संघ के नेतृत्व में जनवाद और समाजवाद का पक्ष काफी मजबूत हो गया। कितने ही नए देश पूंजीवादी दायरे से निकलकर समाजवादी दायरे में आ गए, जैसे चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया और पूर्वी जर्मनी। उधर कॉमरेड स्टालिन और माओ त्से तुंग की रहनुमाई में चीनी जनता ने भी चीन में अमेरिका और उसके पिट्ठू चियांग को हटाकर वहां जनता की जनवादी सरकार कायम कर दी। एशिया में पूंजीवादी देशों के उपनिवेशों में भी स्वाधीनता संग्राम छिड़ गया। जनवादी शक्तियों की इस बढ़ती हुई ताकत को देखकर साम्राज्यवादी बौखला उठे हैं। एक तरफ अमेरिका, जिसकी ताकत दूसरे साम्राज्यवादी देशों के मुकाबले लड़ाई के बाद काफी बढ़ गई है, अपने पैसे और फौजी ताकत के सहारे बाकी देशों को, चाहे वे पूंजीवादी देश हों या उपनिवेश, अपना खरीदा हुआ गुलाम बनाता जा रहा है। कर्ज के सहारे उनकी राजनीतिक और आर्थिक आजादी को खरीदता जा रहा है, या यूं कहिए कि डॉलर साम्राज्य कायम कर रहा है। दूसरी तरफ कम्युनिज्म को सीमित रखने के नाम पर सोवियत रूस तथा दूसरे समाजवादी देशों के खिलाफ तेजी के साथ लड़ाई की तैयारी कर रहा है। आज वो हर उपाय से दुनिया की शांति भंग करने के लिए उतावला है। पहले कोरिया, फिर वियतनाम, कंबोडिया तथा लाओस में और अब पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका में उसका नंगा नाच चालू है। अमेरिकी जंगबाज खुलेआम कहते हैं कि रूस, चीन आदि समाजवादी देशों पर अभी हमला कर दो, वरना 2-4 साल बाद वे इतने ताकतवर हो जाएंगे कि फिर दुनिया में कम्युनिज्म को रोकना एकदम बस से बाहर हो जाएगा। इजारेदार पूंजीपतियों की लड़ाई के लिए उतावलेपन का एक और भी कारण है। ऊपर कहा जा चुका है कि लड़ाई के बाद दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें पूर्वी यूरोप, चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, क्यूबा आदि साम्राज्यवादियों के चंगुल से आजाद हो गया है। इससे उनके बाजार सिकुड़ गए हैं और आर्थिक संकट समाप्त होने के कोई आसार नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब साम्राज्यवाद मुस्तकिल संकट के युग में पहुंच गया है। संकट से पैदा होने वाली बेरोजगारी, गरीबी आदि के कारण जनता के इस्तेमाल के माल पर अब इजारेदारों को मनमाना मुनाफा नहीं मिल रहा है। जेबें खाली होने के कारण लोग खरीद भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी हालत में इजारेदार पूंजीपति जनता के इस्तेमाल का सामान बनाना रोककर लड़ाई का सामान अर्थात बम, गोले, तोपे, हवाई जहाज आदि बनाना आरंभ कर देते हैं। एक तरफ लड़ाई का सामान बनाते हैं और दूसरी तरफ अपने देश की सरकार पर, जिसमें उन्हीं के आदमी भरे हैं, दबाव डालते हैं कि वे लड़ाइयां छेड़ें। अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों की सरकारें पूंजीपतियों की सरकारें हैं, इसलिए मालिकों का इशारा पाते ही उन्होंने लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। लड़ाई की तैयारी करने पर या लड़ाई छिड़ जाने पर हथियारों की जरूरत पड़ती है। सरकार हथियार इजारेदार पूंजीपतियों से खरीदती है। इसके लिए रुपया कहाँ से आता है? वो रुपया आता है आम जनता पर नए नए टैक्स लगाकर या सिक्के की दर घटाकर। इस तरह बेरोजगार गरीब जनता से लूटकर सरकार रुपया जमा करती है और फिर उसी रुपये से इजारेदारों से हथियार खरीदकर लड़ाइयां छेड़ती है। इन लड़ाइयों में भी वे अपने विरोधी देशों की जनता को ही मारते हैं, मगर लड़ाई किसी जनवादी देश के खिलाफ है तो वे सारे देश को ही मरघट बना डालते हैं। वियतनाम में ऐसा ही हुआ। हमने देखा कि आज के दिन लड़ाइयों के बगैर साम्राज्यवाद जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए इन लड़ाइयों से और उनसे पैदा होने वाली तबाहियों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो हमें पूंजीवादी समाज को ही खत्म करना पड़ेगा। आज लड़ाई के बगैर साम्राज्यवाद जिंदा नहीं रह सकता। युद्ध इजारेदार पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का मुस्तकिल साथी है। युद्ध उसका जीवन है और शांति उसकी मौत। इसलिए मौत को थोड़े दिन टालने के उद्देश्य से साम्राज्यवादियों ने दुनिया को एक सार्वभौमिक युद्ध की आग में फिर से झोंकने की जोरों से तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि आज के दिन विश्व को साम्राज्यवादी युद्धों की तबाही से बचाने की ताकत मार्क्सवादी लेनिनवादी रास्ते पर चलने वाले मजदूर वर्ग को छोड़कर और किसी भी वर्ग में नहीं है, क्योंकि आज के समाज में सिर्फ यही वर्ग है जिसे हम सर्वहारा कहकर पुकारते हैं। यही वर्ग
मुस्तैदी के साथ पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करता रहा है। लेनिन ने कहा था कि युद्धों को समाप्त करने की दिशा में और मेहनतकशों की कीमत पर लड़ाइयां छेड़ने और सुलह करने वाले पूंजीपति वर्ग के खिलाफ सभी देशों के मजदूरों को एकजुट करने की दिशा में रूस की महान अक्टूबर क्रांति पहली विजय थी। आगे चलकर लेनिन ने कहा कि पहली बोल्शेविक क्रांति ने इस धरती के पहले 10 करोड़ व्यक्तियों को साम्राज्यवादी युद्ध और साम्राज्यवादी दुनिया के चंगुल से बाहर कर दिया है। आगे की क्रांतियां बाकी मानव जाति को इस प्रकार के युद्धों और इस प्रकार की दुनिया से मुक्ति प्रदान करेगी। लेनिन की ये पंक्तियां अक्टूबर क्रांति की चौथी वर्षगांठ पर दिए गए उनके भाषण से ली गई हैं और लेनिन की इन्हीं शिक्षाओं पर अमल करते हुए स्टालिन ने साम्राज्यवादियों से ललकार कर कहा था कि हम तुमसे शांति की भीख नहीं मांगते, हम तुम्हारे हाथ से शांति छीन लेंगे। और साम्राज्यवादियों के हाथों से शांति छीनने का काम साम्राज्यवादियों को दफनाकर ही पूरा हो सकेगा। दूसरे शब्दों में मुस्तकिल शांति पूंजीवादी समाज व्यवस्था को समाप्त कर समाजवाद की स्थापना द्वारा ही हासिल की जा सकती है। इसीलिए शांति के सवाल को क्रांति के साथ जोड़कर देखने के हम कायल हैं। कुछ लोग शांति के सवाल को वर्ग संघर्ष के सवाल से अलग करके देखते हैं। वे सिर्फ साम्राज्यवादियों की सद्भावनाओं को जगाकर उनका हृदय परिवर्तन करके उनके साथ राजकीय स्तर पर समझौते करके या उनकी हमलावर हरकतों को नजरअंदाज करके शांति स्थापित करना चाहते हैं। शांति आंदोलन का ये नजरिया संशोधनवादी एवं क्रांति विरोधी है। शांति आंदोलन क्रांति का एक महत्वपूर्ण मोर्चा बन सकता है, बशर्ते कि उसे वर्ग संघर्ष को तेज करने के उद्देश्य से चलाया जाए। संशोधनवादी उस आंदोलन को वर्ग समन्वय का हथियार बनाकर चलाते हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय हालातों में ये तो संभव है कि किसी खास लड़ाई को किन्हीं खास हालातों के मातहत थोड़े समय के लिए टाल दिया जाए। समाजवादी खेमे की मिलीजुली ताकत के सामने साम्राज्यवादी थोड़ी देर के लिए हट जाएं, लेकिन ये युद्ध को टालना भर होगा। इससे मानव जाति को युद्ध से सदा के लिए छुटकारा नहीं मिल सकेगा। इसके लिए तो हमें पूंजीवादी व्यवस्था को दफनाना ही पड़ेगा। ये सही है कि पूंजीवाद ने एक समय पर पैदावार के साधनों की खूब उन्नति की और विज्ञान को आगे बढ़ाया, लेकिन आज वो गरीबी, तबाही, हिंसा और लड़ाइयों का कारण बन रहा है और उसके रहते समाज में शांति नहीं हो सकती। इसलिए समाज की उन्नति के लिए, लोगों की शांति, सुख और चैन की जिंदगी के लिए इस पूंजीवादी समाज का अंत और समाजवादी समाज की स्थापना एक जरूरी काम है। सोवियत रूस के मजदूरों और किसानों ने सन 1917 में ही ये काम अक्टूबर क्रांति के जरिए पूरा कर लिया था। पिछली लड़ाई के बाद पूर्वी यूरोप और जनवादी चीन ने और उसके बाद उत्तरी कोरिया, वियतनाम, क्यूबा, कंबोडिया, लाओस और अंगोला ने भी अपने अपने देशों के इजारेदारों और उनके पिट्ठुओं को पछाड़कर जनता के सच्चे जनवाद की स्थापना कर ली है। इन देशों में बेरोजगारी, भूख, गरीबी, शोषण और अभाव का खात्मा कर दिया गया है। वहाँ की सरकारों पर मजदूरों और किसानों का अधिकार है। वहाँ अब आर्थिक या राजनीतिक संकट नाम की कोई चीज नहीं रही। पैदावार दिनों दिन बढ़ रही है और साथ ही लोगों के रहने का स्तर भी उसी हिसाब से बढ़ गया है। साम्राज्यवादी शोषण से पैदा होने वाली ऊपर बताई गई बुराइयों और परेशानियों से बचाने के लिए हमें शोषण, लूट और हिंसा की दीवार पर खड़े इस पूंजीवादी समाज को ही खत्म करना पड़ेगा। मजदूर किसान राज्य ही इन बुराइयों की एकमात्र दवा है। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।